दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष चीज और वो है वाइगोत्स्की की थ्योरी। दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में वाइगोत्स्की का कितना बड़ा रोल है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग हर दिन क्वेश्चन करते हैं और आप लोग बहुत सारे लोग पेड बैच में होते हैं, वो लोग बहुत ही बेहतरीन थ्योरी भी पढ़ते हैं। आज बिल्कुल अलग अंदाज में मैं आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी बताने वाला हूं जो कि सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। और आप जानते हैं कि हर बार एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है और सामाजिक सांस्कृतिक रूपरेखा अगर हम देख लें तो बाकी क्वेश्चंस में भी और बाकी सब्जेक्ट में भी जैसे कि लैंग्वेजेस में भी आपको वाइगोत्स्की का रोल रहता है। तो चलिए देखते हैं बहुत प्रैक्टिकल वे में कि आखिरकार वाइगोत्स्की की थ्योरी है क्या, इसे हमें कैसे समझना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अभी है होली का समय और आप लोगों को सबसे पहले तो होली मुबारक। और होली के अवसर पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के साथ होली मना रहा है और रंगों का उत्सव मना रहा है, जिस मौके पर कि आप सब लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के सभी बैचेस पर होली के इस अवसर पर बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट है। अफोर्डेबल प्राइस में इस समय पर आप अपने कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। सीटेट की बात करें तो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 और कोम्बो ये सभी बैचेस को आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आपको बस ऐप पर जाना है और कूपन कोड इस्तेमाल करना है DH सर, और डायरेक्ट आप दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर जाके लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, या बाद में भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कूपन कोड पर हमेशा आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलता रहेगा। तो एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं हमारा आज का जो हमारी थ्योरी है उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश। दोस्तों बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको इस क्लास में लेकर चलने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि वाइगोत्स्की की थ्योरी जब भी हम चर्चा करते हैं तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में 3 वर्ड हम लोग बोलते हैं, एक सोसाइटी, एक कल्चर, एक लैंग्वेज। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जब भी हम वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ते हैं तो ये 3 वर्ड अक्सर हम मेंशन करते हैं, एक तो सोसाइटी, दूसरा कल्चर, तीसरा लैंग्वेज। अब ये क्या है, बेसिकली हुआ क्या, इससे पहले हमने क्लासेस आपको कराई थी जिन प्याजे की। तो जिन प्याजे जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भैया इंसान की एज इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ते जाती है इंसान सीखते जाता है और एज के साथ साथ अपनी जो मोटर स्किल्स है उसको भी वो बढ़ाते जाता है, यानी कि शारीरिक जो उनकी ताकत है, क्षमता है, उसको वो बढ़ाते जाता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि जिन प्याजे भैया सुनो, अगर इंसान बड़ा होता जाएगा लेकिन अगर उसको एक कमरे में जन्म के बाद से हम बंद करके रख दिए तो क्या इंसान, आप जो कहते हो कि 12 से 18 साल में वो जब जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक में तो अमूर्त सोच पाएगा, तो क्या वो सोच पाएगा अगर वो कमरे में बंद होगा? तो नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे को सही वे से डेवलप कराने में। इसके अलावा हमारे कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसके अलावा लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब चीजें उन्होंने यहां पे मेंशन की, जिसका कि एक बहुत अहम रोल आपको आगे भी देखने को मिलेगा और इससे आप कई चीजें आगे भी अच्छे से समझ पाओगे। तो अल्टीमेटली बात यहां पर यह आ गई कि जब भी हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों चीजों से सीखने की बात करेंगे। अब यहां पर कुछ थ्योरी है, इसको मैं हिंदी में और इंग्लिश में भी बोलकर समझाता हूं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी शिक्षक थे। तो ये क्या थे? एक रूस के शिक्षक थे जिन्हें सामाजिक संदर्भ में अधिगम के विषय में अग्रणी माना जाता है। तो समाज का जो संदर्भ है, ठीक है, सामाजिक जो संदर्भ है उसमें इनको अग्रणी माना जाता है। ये वाइगोत्स्की है ना, जिनका फोटो आप यहां पर देख रहे हैं। वह इस विषय को आगे बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे कि हमारी सामाजिक अंतःक्रिया हमारे संज्ञानात्मक विकास को कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि दोस्तों बात यह है ना कि जब आप ये मान लेते हैं कि एक बच्चा बड़ा है, बड़ा होगा उम्र में, तो वह चीजों को सीख लेगा, तो कहीं ना कहीं आप एक बात को मिस करते हैं कि वह किस माहौल में रहा है, उसकी समाज क्या है, उसकी संस्कृति का है। इसलिए इनकी थ्योरी को बड़ा महत्व दिया गया कि जो हमारा सोशल इंटरैक्शन है, ये सोशल इंटरैक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में। क्योंकि आज के जमाने में अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं तो वो उसमें एक बड़ा रोल हमारे इस पॉइंट का भी है
कि संज्ञानात्मक विकास जो हो रहा है वो उसमें समाज का, संस्कृति का बड़ा रोल है। मानते सभी लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इनके हिसाब से। तो इन्होंने कई चीजों को महत्वपूर्ण माना है, जिसको अभी हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण माना है देखिए। इन्होंने भाषा के साथ कैसे चीजों को जोड़ी, पहले हम उसको समझते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा संचार प्रयोजनों के लिए सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। तो भाषा संचार मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज कम्युनिकेशन। सो कहा जा रहा है कि भाषा संचार प्रयोजनों के लिए सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। तो आज अगर मैं एक भाषा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? हिंदी। आप भी उसे समझ पा रहे हैं, तो ये कहां से हुई है? कहीं ना कहीं हम और आप किसी न किसी वे में तो समान हुए। हमारे पूरे भारत में एक भाषा है हिंदी, जो आप भी जानते हो, जो मैं भी जानता हूं, जिस वजह से कि हमारा प्रयोजन हुआ, सोशल इंटरेक्शन से ये विकसित हुआ। मैंने भी अपने समाज से सीखी और आपने भी अपने समाज से सीखी, तो ये भाषा विकास हुआ। वाइगोत्स्की ने भाषा को बाह्य जगत के साथ संचार करने के लिए मनुष्य का सबसे बड़ा साधन माना। मैं अगर खुद से बात करता हूं, अभी आप देखोगे प्राइवेट स्पीच, उसको और डिटेल में मैं बताने वाला हूं। अब तो मुझे अपने मन में भी एक्चुअल में भाषा की जरूरत पड़ती है, सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए भी। लेकिन जब आप दूसरों से बात करते हो, तब तो निश्चित रूप से एक भाषा चाहिए। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और चुपचाप ऐसे हूं, कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, ऐसी विद्वता की कोई पूछ नहीं है। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करते, तो यहां से एक बात क्लियर है कि आपके पास बहुत ज्ञान होगा और ये ज्ञान आपके पास है, लेकिन जब तक ये ज्ञान आपका बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और ज्ञान कैसे बाहर निकलेगा? भाषा के माध्यम से निकलेगा। इसलिए बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन चीज इन्होंने महत्वपूर्ण माना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है ना, ये संज्ञानात्मक विकास में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब भाषा का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला है, यह वह मुख्य साधन है जिसके द्वारा वयस्क यानी कि एडल्ट बच्चों तक जानकारी पहुंचाते हैं। आज अगर हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे शिक्षकों ने हम तक कोई बात पहुंचाई या हम उस बात को समझ पाए, तो उस माध्यम में भाषा ही एक महत्वपूर्ण चीज थी। या आज हम अगर हमारे आने वाले जनरेशन को, बच्चों तक कोई बात पहुंचा पा रहे हैं, तो उसका भी माध्यम क्या है? उसका भी माध्यम भाषा ही है। उसके बाद है, भाषा स्वयं बौद्धिक अनुकूलन का एक बहुशक्तिशाली साधन बन जाता है। देखिए ये पॉइंट कितना बढ़िया है कि स्वयं अगर भाषा देखिए, ये इतनी शक्तिशाली चीज है। एक बड़ी सुंदर, एक शायद रामधारी सिंह दिनकर की कविता है या लेखन है, या किसी का लेखन है, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कलम की तलवार है और ये तलवार किसी भी चीज को भेद सकती है। तो भाषा खुद में इतनी सशक्त चीज होती है कि इससे आप किसी भी बात को इंपैक्टफुल कर सकते हैं, किसी भी बात को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, किसी भी बात को पहुंचा सकते हैं, उसकी वास्तविकता को बता सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस भाषा का बहुत ज्यादा है। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न दिख रहा है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन बोल भी रहा हूं ताकि आप चीजों को समझते जाइए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है? सो एज पर द लेव वाइगोत्स्की, टू मेक द चिल्ड्रन लर्न, टू मेक द चिल्ड्रन कैपेबल ऑफ लर्निंग, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट? तो यहां पर क्या है? संवाद यानी कि कम्युनिकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? व्याख्या यानी कि हमें लेक्चर देना। तीसरा क्या है? सजा यानी कि पनिशमेंट। चौथा क्या है? पुरस्कार यानी कि रिवार्ड देना। तो आप जानते हैं कि जो पुरस्कार है या सजा है, ये तो व्यवहारवादियों के टर्म है, और व्याख्या भी ये वन वे है जिसको हम लोग निरंकुश विधि बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा कम्युनिकेशन यानी कि संवाद। ये प्रश्न आपको पूछा गया था सीटेट 2022 के पेपर 2 में, और ये प्रश्न का मकसद यही था कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति तक, यानी कि दीपक हिमांशु अगर अपने छात्रों तक कोई बात पहुंचा रहा है, तो वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है एक कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से वो बात पहुंचा पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की
बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंग्लिश में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि विच साइकोलॉजिस्ट हैज गिवन दिस फॉर्मूला या गिवन दिस थ्योरी दैट इंटरैक्शन है ना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट है। ये भी सीटेट 2022 के आपके पेपर 2 में पूछा था, तो यहां पर भी आप क्लियर समझ सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने इस बात को कहा था कि अंतःक्रिया इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नोआम चॉम्स्की जो है ये कौन है? नोआम चॉम्स्की ने भी भाषा के बारे में बात की, लेकिन इन्होंने भाषा अधिग्रहण सिद्धांत की बात की। हमेशा आप इस बात को ध्यान रखना, ये आपको सीडीपी में तो नहीं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत यानी या उर्दू जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें जरूर पूछा जाएगा। तो भाषा अधिग्रहण सिद्धांत जो है, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो है, उसके अंतर्गत ये इन्होंने भाषा कैसे अधिग्रहण करते हैं उसकी बात की थी। जिन प्याजे आप जानते हैं बीएफ स्किनर जो है ये व्यवहारवादी। तो बहरहाल हमारा लेव वाइगोत्स्की करेक्ट हुआ। चलिए, तो ये मेरे खुद के बुक का अंश है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा सीडीपी मास्टर है उसका। अब देखिए, आज मैं आपको वाइगोत्स्की की जो ये निजी भाषा है, निजी बातचीत है, इसको मैं आपको कुछ प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें कई सारी चीजें इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है इसको ध्यान से आप समझना। एक तो आप जानते हो कि वाइगोत्स्की ने कहा कि प्राइवेट स्पीच, यानी कि जब बच्चा खुद से बात करता है ना, तो उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यही बात जिन प्याजे ने ईगोसेंट्रिज्म बोला, अंतः जो है आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित बोला। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ विशेष चीज बता रहा हूं। पहला बता रहा हूं सोशल स्पीच। सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक संभाषण, हिंदी में इसको बोलते हैं। 2 साल की उम्र से विशिष्ट, तो जो कोई बच्चा 2 साल का हो जाता है वो सामाजिक संभाषण कैसे करता है, यह वह बाह्य संचार है जिसका उपयोग दूसरे से बात करने के लिए किया जाता है। एक 2 साल का बच्चा अगर वो तमिलनाडु में रहा है तो वहां के हिसाब से करेगा, केरला में रहा है तो वहां के हिसाब से करेगा, यूपी बिहार में रहा है तो वहां हिसाब से करेगा, अमेरिका में रहा है तो वहां के हिसाब से करेगा। तो 2 साल की उम्र में बच्चा अपना कोई तो भाषा सीखता है। जिस तरह से वो बोलना शुरू करता है इसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक संभाषण, जो सोशल स्पीच है, जो दूसरों से बात करने के लिए बच्चा उपयोग करता है। और अमूमन 2 साल के बाद बच्चे की, चूंकि भाषा के विकास में हम बोलते हैं कि 3 to 6 इयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो 2 साल के बाद अमूमन वो बोलना शुरू कर देता है। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है निजी संभाषण। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, है ना, जो आप लोग प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। तो प्राइवेट स्पीच में भी 2 प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? 3 साल की उम्र से विशिष्ट। तो एक्चुअल में आप जानते हैं, जिन प्याजे ने भी कहा है कि 2 to 6 इयर्स जो है, इस उम्र में बच्चा आत्म केंद्रित में होता है, यानी कि अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। तो यहां पर भी वो बात मिल गया, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भी वही बात कही। 3 साल की उम्र से विशिष्ट, जो स्वयं की ओर निर्देशित होता है और एक बौद्धिक कार्य करता है। मतलब कि इस बच्चे को लगता है कि जो वो महसूस कर रहा है, जो वो देख रहा है, जो वो समझ रहा है, दुनिया ऐसे ही होती है, ऐसा उसे लगता है। तो ये हो गया आपको निजी संभाषण, जो 3 वर्ष की उम्र में होता है। और वही निजी संभाषण जो 7 साल की उम्र में विशिष्ट होता है, वो भूमिगत हो जाता है। श्रव्यता में कमी आती है, क्योंकि वह एक स्व-विनियमन का जो है काम करता है और मूक आंतरिक भाषा में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होता है ना, 7 साल की उम्र में क्या कह रहा है कि ये क्या हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, यानी कि ग्राउंडेड हो जाता है। मतलब कि निजी भाषा होती तो है, लेकिन अब बच्चा दूसरे का भी भाव लेने लगता है। क्यों? क्योंकि इसको जिन प्याजे से जोड़िए, 7 साल की उम्र में जब बच्चा आता है तो उसके अंदर में मूर्त संक्रियात्मक आने लगती है। तो अब बच्चों के अंदर वो रहता तो है, लेकिन वो मूक आंतरिक भाषा यानी कि साइलेंट इंटरनल स्पीच हो जाता है, कि वो बच्चा कई बातें पता तो है, सोचता तो है, लेकिन बोलता नहीं। उसको पता है कि ये मम्मी पापा ने बोला है कि नहीं, ये बात नहीं बोलना है, ये बात अच्छी नहीं है, ये बात बुरी है, होता है ना। तो 7 साल की उम्र में बच्चे में ये आ जाता है। तो इसको निजी संभाषण 7 साल की उम्र में कहते हैं। हालांकि आपको सामान्य तौर पर सिर्फ प्राइवेट स्पीच पूछता है। तो वाइगोत्स्की ने विचार और भाषा की शुरुआत की, ऐसे ही बात की, 3 साल की उम्र से हो जाती है। लेकिन इनका एक ही बात कहना था कि आपकी भाषा इंपॉर्टेंट है
और आपकी भाषा आपकी विचार को प्रभावित करती है। ये बात आप जानते हैं। यहीं पर जिन प्याजे ने कहा था कि आपका जो विचार है वो भाषा को प्रभावित करती है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाषा आपके विचार को प्रभावित करती है। चलिए, एक प्रश्न मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। यह प्रश्न आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा होगा। यह प्रश्न पूछा है आपको सीटेट 20 अगस्त 2023 के पेपर 2 में। यह प्रश्न आपको पूछा है, एक बार देख लीजिए। सॉरी, पेपर 1, सीटेट 20 अगस्त 2023 के पेपर 1 में यह प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न देखिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक आप समझते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, आंतरिक वाक किसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट स्पीच। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, या बच्चे के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ कम्युनिकेशन का तरीका है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, या विकासात्मक देरी का संकेत है। तो दोस्तों, आप इशारा तो मेरा समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहां पर जो कहा जा रहा है यहां से बिल्कुल क्लियर है कि लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से जब बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है, यानी कि वो अपने नजरिए से दुनिया को देख रहा है, यानी कि अपनी सोच को ही नियंत्रित करने का यह तरीका है, जिसमें कि वो अपने सोच को ही बस नियंत्रित कर पाता है, अपनी सोच को ही समझ पाता है, परख पाता है और विश्लेषण कर पाता है। इसलिए इसको जिन प्याजे ने भी कहा कि इंसान को लगता है कि जो वो महसूस कर रहा है पूरी दुनिया वही महसूस कर रही है। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वाइगोत्स्की का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। आए दिन मैं जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टर्म हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनका ऐसे ही छोटे छोटे बाइट्स बनाकर डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, ताकि जब आप रिवीजन करें या जब आप मॉक टेस्ट दें, जब या आप मेरी डेली क्लासेस देखें, तो उसके बीच में आपको एक सीरियस थ्योरी भी मिले, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। और हर क्लास का अपना एक टेम्परामेंट होता है। अब देखिए, जेडपीडी क्या है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित सबसे प्रसिद्ध मानसिक अवधारणा है ना। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया को यह इंगित करता है कि जो कि एक बच्चा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में प्रदर्शित करता है, लेकिन स्वयं प्रदर्शन करने में असमर्थ है। आज आपके पास कला है कि आप सीटेट में 120 नंबर ला सकते हो, ये कला है, लेकिन ये आप नहीं ला पाओगे जब तक आपको सही एक्सपर्ट या सही व्यक्ति या सही नॉलेजेबल पर्सन का साथ ना मिले। ठीक है, तो आप कर तो सकते थे या कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन मिले। आप अपने गांव में, अपने समाज में बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि यार हमें तो सही गाइडेंस ही नहीं मिला, नहीं तो ये तो बड़ा अच्छा लड़का था, ये बहुत क्रैक कर सकता था, आज गांव में खेती कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। तो यही है जेडपीडी का सिद्धांत कि एक बच्चा विशेषज्ञ की देखरेख की आवश्यकता है, प्रदर्शित तो करता है, लेकिन स्वयं प्रदर्शन करने में अभी असमर्थ है। यही है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आज से आप ना पढ़िए सीटेट के एग्जाम तक, तो आप हो सकता है फेल कर जाएं, लेकिन अगर आप पढ़ें, विशेषज्ञ के संपर्क में रहें, तो आप 120 ला सकते। ये एरिया जो है, क्योंकि जो आज तक आप जानते हैं वो तो आप जानते ही हो, लेकिन अब जो आप जानोगे एग्जाम तक, जो मेहनत आप करोगे, जो आप किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करोगे, वो एरिया आपका जेडपीडी है, क्योंकि वो अभी आप नहीं जान रहे हो। तो यहीं पर एक टर्म आता है आपका एमकेओ। एमकेओ क्या होता है मेरे दोस्तों? एमकेओ वो व्यक्ति है जो आपको बताता है, समझाता है, सिखाता है। आपके केस में एमकेओ कौन है? दीपक हिमांशु। दीपक हिमांशु है आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एमकेओ, यानी कि दूसरों से अधिक जानकार, आपसे अधिक जानकार इस विषय में। तो वह व्यक्ति है जिसके पास शिक्षार्थी से अधिक
उच्च स्तर की क्षमता या अधिक क्षमता होती है। मतलब आपको अगर मैं आज सीडीपी पढ़ाने के लिए आया हूं तो निश्चित रूप से मेरे पास सीडीपी की वो क्षमता होनी चाहिए ताकि मैं आपको कुछ विशेष चीज सीडीपी के बारे में बता सकूं। अगर मेरे पास वो क्षमता नहीं है तो मैं आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे पास क्षमता है तो मैं आपको बता सकता हूं। और एमकेओ एक शिक्षक, माता पिता, प्रशिक्षक या यहां तक कि एक सहकर्मी भी हो सकता है। मतलब एक बुजुर्ग लोगों के लिए मोबाइल कैसे कॉल करते हैं या कैसे फोटो लेते हैं, इस केस में एक छोटा बच्चा उनके लिए एमकेओ हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर। तो कोई भी हो सकता है जो बच्चे के निकटतम विकास में अपने क्षेत्र के कौशल अधिगम को सक्षम बनाने के लिए मार्गदर्शन दे और स्वरूप दे। एक बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है वो उनकी अपनी चीज है, और मार्गदर्शन के साथ क्या हासिल कर सकता है इसके बीच का अंतर है। यानी कि मान लेते हैं कि ये एक एरिया है जो आप जानते हो और ये एक एरिया है जो आप अभी नहीं जानते हो। जो जान जाओगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ये जो एरिया है मतलब कि ये आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और मार्गदर्शन से आप यहां से यहां तक हासिल कर सकते हैं। तो ये टोटल में से आप इतना घटा दोगे तो ये एरिया निकल जाएगा जहां पर आज आपको हेल्प की जरूरत है। इसी को हम लोग एमकेओ बोलते हैं। और इसी एमकेओ को, इसी निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को थोड़ा और डीप में डिफाइन करने के लिए ऐसे कहा गया कि दूसरों से अधिक जानकार, अन्य की अवधारणा, वाइगोत्स्की के कार्य के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत निकटवर्ती विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं और यह वास्तविक तथा संभावित अधिगम के बीच के अंतर को कहा जाता है। जो मैंने कहा ना, वास्तविक आप वहां तक पहुंच सकते थे, ठीक है, और अभी आप यहां तक हैं तो उसके बीच का डिफरेंस जो है वही है आपका एमक्यू। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। दो क्वेश्चन यहां पर है, देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? जेडपीडी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब आप क्या समझते हैं मेरे दोस्तों? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का मतलब है ये वही क्षेत्र जिसको हम लोग अभी एमकेओ कह रहे थे और जिस क्षेत्र में हमें बच्चे को हेल्प करने की आवश्यकता है। तो देखिए ये प्रश्न है आपका, तो यहां पर आंसर क्या होगा यहां पर आप बताइए। अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का इस्तेमाल हमें किस चीज में करना चाहिए? इसको हमें पढ़ाने में भी करना चाहिए और मूल्यांकन में भी करना चाहिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि जब मैं जानता हूं कि ये आप जान रहे हो और यहां आपको हेल्प की जरूरत है, तो जब आप मूल्यांकन करोगे तब ना आपको पता चलेगा कि आप में कहां कमी है और कहां हेल्प की जरूरत है। तो मूल्यांकन में भी इस्तेमाल है। और मूल्यांकन सिर्फ करके तो रह नहीं जाओगे, अल्टीमेटली बच्चे को मदद करना हमारा काम है, तो पढ़ाने में तो इस्तेमाल है ही। तो ये क्वेश्चन आपको सीटेट 2021 के पेपर 1 में पूछा था। तो अध्यापन और मूल्यांकन दोनों ही यहां पर जरूरी है और दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर ये देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जेडपीडी को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्योंकि वो एरिया में मदद तो करना है। तो क्या हम बच्चे को सहयोग के द्वारा बढ़ावा दे सकते हैं या अनुकरण? सहयोग मतलब कॉपरेशन, अनुकरण मतलब इमिटेशन, प्रतिवर्ती सोच मतलब रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिपादक अधिगम मतलब कोई चीज रिप्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। तो मैं आपको बता देता हूं कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या वाइगोत्स्की की थ्योरी हमेशा सहयोग पर काम करती है, कॉपरेशन पर काम करती है, जिससे कि हम बच्चे को प्रॉपर्ली आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चे को सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए यहां पर हमारा सहयोग वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां पर थोड़ा सा पिक्चराइजेशन के माध्यम से भी समझेंगे और थोड़ा कुछ टर्म को भी समझेंगे। जेडपीडी का चरण क्या होगा? तो चरण को देखिए, एक शिक्षार्थी अपने कौशल संरचना के आधार पर मानसिक कार्य को 3 अलग अलग श्रेणी में से एक में आ सकता है। सफल मनोवैज्ञानिक कार्य तथा अधिगम के लिए विशेषज्ञ को शिक्षार्थी के मानसिक कार्य की विशिष्ट स्थिति को जानना चाहिए। सहायता की उपस्थिति में एक शिक्षार्थी कार्य नहीं कर सकता है। शिक्षार्थी के जेडपीडी के बाहर वे कार्य हैं जिन्हें शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता किसी विशेषज्ञ की सहायता की उपस्थिति में भी पूरा करने की अनुमति नहीं देती है। यह विकास के वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार विशेषज्ञ कठिनाई के स्तर को कम कर सकता है तथा शिक्षार्थी के मानसिक विकास एवं कौशल स्तर के अनुसार अधिक उपयुक्त कार्य की तलाश कर सकता है।
समझिएगा बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि आपको कोई चीज नहीं आती है, आपको किसी ने हेल्प दिया और उस ढंग से आप काम कर रहे हैं। अब इसको पिक्चराइजेशन के मदद से आप समझिए कि आप क्या चीज है जो आप मदद के साथ करते, इसका मैं सारांशित आपको कर रहा हूं। क्या चीज है जो आप मदद के साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो आप मदद के बाद भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर उस पिक्चर से आपको बताया गया है कि आज आपका ये लाइन है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, इसके अंदर की जो चीजें हैं शिक्षार्थी बिना सहायता के साथ कर सकता है। सो स्टूडेंट कैन डू विदाउट एनी हेल्प, उनको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब उसके बाद वाला जो ये हल्का व्हाइट वाला गोला है वो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल जेडपीडी, यानी कि ये जो हमारा है वो जेडपीडी है, ये वाला एरिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल जेडपीडी। तो ये जो एरिया है तो शिक्षार्थी क्या कर सकता है, शिक्षार्थी मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। ये जो अभी जो मैं गोला बनाया हूं ये वो एरिया है जिसमें आपको दूसरों से हेल्प चाहिए, क्योंकि आप बचपन से अभी तक के जीवन में बहुत सारी चीजें सीख चुके हो, ये इसके अंदर है। और जो आप हेल्प ले रहे हो वो जेडपीडी वाला एरिया इसके अंदर ले रहे हो। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है ये, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा तो भी आप नहीं सीख पाओगे। ये बात सही है ना। आप एक 5 क्लास के बच्चे को, 5th क्लास के बच्चे को आप 10th क्लास की चीजें सिखाने लगी, बच्चा नहीं सीख पाएगा ना। एक क्वेश्चन सीटेट में आया था, क्या क्वेश्चन था कि जो चीज जेडपीडी के पड़े है, यानी कि ये जेडपीडी है, ये जेडपीडी के पड़े है यानी कि बाहर है, क्या उस चीज को बच्चा सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या उस चीज में हम मदद देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं होगी। तो यहीं पर आपको निकल कर आता है कि सहायता की स्थिति में एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक जो कार्य कर सकता है, समझिएगा, एक शिक्षार्थी किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल समूह में लगातार महारत हासिल कर रहा है, फिर भी उसे अभी भी एक विशेषज्ञ की देखरेख की आवश्यकता है। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जिनकी IQ बहुत तेज है, जो बहुत प्रतिभाशाली है, उनको हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ती? दोस्तों, सबको पड़ती है। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि एक विशेषज्ञ अलग अलग तकनीक को लागू कर सकता है ताकि शिक्षार्थी बिना सहायता के किसी कार्य को बेहतर ढंग से कर सके। मतलब एक दिन ऐसा तो आएगा ना, जैसे कि यहां पर हम जेडपीडी की आपसे बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन आप ये वाला पोर्शन सीख लीजिएगा तो शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकते हैं, ये एरिया बढ़ के यहां पर आ जाएगा। क्योंकि आप जीवन भर सीखते थोड़ी रहोगे, एक समय पर ये होगा जो सीख लोगे आप। तो अल्टीमेटली हमें यहीं पर पहुंचाना है कि आप एक्चुअल में बिना सहायता के क्या कर सकते हैं। दूसरा है कि सहायता के अभाव में एक शिक्षार्थी जो कुछ कार्य कर सकता है। तो एक शिक्षार्थी ने किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल समूह में महारत हासिल की है, किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर क्या है कि वो चीजें, जो एरिया जिसमें कि आपको मदद की आवश्यकता नहीं थी, वो भी एरिया इंपॉर्टेंट है। मदद की आवश्यकता थी और आपने मदद करके बच्चे को सिखा दिया, अब वो अपने से भी कर पा रहे हैं, तो वो जेडपीडी वाला एरिया था। तो वहीं पर एक टर्म आ जाता है कि अगर ये जेडपीडी वाला एरिया था तो आखिरकार बच्चे ने सीखा कैसे। तो यहीं पर आ जाता है एक टर्म स्कैफोल्डिंग। तो मैंने जो MKO है उसने जो दिया वो दिया स्कैफोल्डिंग आपकी जेडपीडी की पूर्ति के लिए। इसको ढांचा बोलते हैं, इसको मचान भी बोलते हैं, सॉरी इसको पाढ़ भी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम है। तो इन्होंने, जब एक शिक्षार्थी अपने जेडपीडी में होता है तो एक विशेषज्ञ शिक्षार्थी को एक नया कौशल या कार्य पूरा करने में मदद करने के लिए उचित सहायता देता है। ढांचा सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का समर्थन करने और उसको उपयोग किए जाने वाले संसाधन, उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट, निर्देश यानी कि डायरेक्शन, गतिविधि यानी कि एक्टिविटी को कहा जाता है। मतलब ऐसी जो भी चीज, जैसे कभी मैं आपको क्लास कराता हूं, MCQ कराता हूं, कभी थ्योरी कराता हूं, कभी मॉक टेस्ट कराता हूं, हर चीज करा रहा हूं जिससे कि आप सीख जाओ, ये हमारी स्कैफोल्डिंग है। तो यहां पर दोस्तों अब ये क्लियर हो गया कि जो आपकी सहायता का क्षेत्र था, है ना, जो आप अपने आप से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ। ये एरिया जो आप अपने आप से नहीं कर सकते हो
लेकिन आप कर पाओगे अगर मैं हेल्प करूंगा। तो मैं आऊंगा अन्य जानकार अन्य आपको मदद करने के लिए, और उसमें मैं आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी और साधन का उपयोग करूंगा, लेकिन जो आपकी पहुंच के परे होगी उस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसमें कोई भी आपको हेल्प भी देगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। हेल्प किस में दूंगा? ये वाला एरिया में स्कैफोल्डिंग दूंगा। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हेल्प देते जाऊंगा तो आपका जो नहीं जानने वाला क्षेत्र है वो घटते जाएगा, क्योंकि उस पर आप मेहनत करते जाओगे, जिससे आप चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। तो यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जब भी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कोहलबर्ग हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक विशिष्ट, ये क्वेश्चन आपको सीटेट 2021 का है, पेपर 1 का। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किस रणनीति का इस्तेमाल है? क्या वो गलत करती है? नहीं। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग हाफ सॉल्व्ड। दोस्तों जब भी आपको कोई भी टीचर हाफ सॉल्व्ड देती है तो एक्चुअल में वो क्या कर रही है? वो क्या ऑब्जर्वेशन अवलोकन कर रही है, या स्कैफोल्डिंग, या द्वंद्व यानी कि डायलेमा क्रिएट कर रही है, यानी कि अनुकूलन कंडीशनिंग या एडॉप्टेशन कर रही है? ये क्या कर रही है? स्कैफोल्डिंग दे रही है। तो आपको आधा हल क्या हुआ दिया, या कहीं पर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि संकेत दिया, या क्वेश्चन में कहीं पर आपको दे दिया कि हिंट दिया, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो ये रहा दोस्तों आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे तो प्रतिदिन आप एमसीक्यूज करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, लेकिन ये आपको एक ब्रीफ करने की मैंने कोशिश की कम से कम समय में बताने के लिए। बाकी आप सभी लोग पेड बैच में अगर आना चाहते हैं, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग आ सकते हैं। वंस अगेन होली मुबारक। अगर आप इस समय पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अपने आपको बेहतरीन से बेहतरीन अफोर्डेबल प्राइस में सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहां पर आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं, और वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिससे आप बेस्ट डिस्काउंट पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाय बाय, जय हिंद।